एक पल के लिए जरा एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जिसमें कोई फोन नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई टीवी स्क्रीन भी नहीं है, मतलब बस एकदम खाली कमरा। सुनने में भी थोड़ा डरावना सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर किसी इंसान को उस कमरे में सिर्फ 15 मिनट के लिए अकेले चुपचाप बैठने को कहा जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है ज्यादातर लोग बेचैन हो जाएंगे। बिल्कुल। मनोविज्ञान के कई चौंकाने वाले प्रयोग बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस खामोशी और बोरियत से बचने के लिए खुद को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक देना भी पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठें। बाप रे, इलेक्ट्रिक शॉक? मतलब सच में? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई सिलिकॉन वैली का बनाया हुआ एल्गोरिदम या सोशल मीडिया ऐप नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग का वो हिस्सा है जो बोरियत और खालीपन से खौफ खाता है। ये इंसानी व्यवहार की बहुत ही गहरी सच्चाई है। अगर हम इसे विकासवादी दृष्टिकोण से, मतलब इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारा दिमाग कभी भी एक जगह टिक कर बैठने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। अच्छा, तो फिर कैसे डिजाइन हुआ है? देखिए, आदि मानव के समय में जिसे हर वक्त नए खतरे या नए शिकार की तलाश रहती थी, उसके लिए एक जगह शांत बैठना मतलब मौत को दावत देने जैसा था। सही बात है, अगर वो शांत बैठेगा तो कोई जानवर उसे खा जाएगा। बिल्कुल। हमारा दिमाग हर पल कुछ नया, कुछ उत्तेजक खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और इसी अस्वाभाविक बेचैनी को समझने के लिए आज हम नियर इयाल की बहुत ही मशहूर किताब इंडिस्ट्रैक्टेबल, हाउ टू कंट्रोल योर अटेंशन एंड चूज योर लाइफ के मूल सिद्धांतों पर अपनी ये गहन चर्चा कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन क्या है? मकसद सिर्फ फोन को दूर रखने के सतही तरीके खोजना नहीं है, बल्कि उस पूरे न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना है जो हमारे ध्यान को कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर सिर्फ फोन को किसी ड्रॉअर में लॉक कर देना ही समाधान होता तो शायद ये समस्या कब की खत्म हो गई होती। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। नहीं होता। हम देखते हैं कि लोग फोन लॉक करने के बाद भी अपनी उंगलियों से मेज बजाते रहते हैं या बिना किसी कारण के घर की सफाई करने लग जाते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना ही है दिमाग को। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकना कहते हैं, वो तकनीकी रूप से आखिर है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि काम के बीच में आराम करना या कोई दिलचस्प लेख पढ़ लेना डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसे वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए हमें इंसान की दिन भर की हर गतिविधि को 2 हिस्सों में बांटना होगा। ठीक है, कौन से 2 हिस्से? पहला है ट्रैक्शन और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम अपने आप में ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। मतलब काम खुद में बुरा या अच्छा नहीं? या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का इरादा या लक्ष्य क्या था। ट्रैक्शन वो हर काम है जो इंसान को उसके पहले से तय किए गए लक्ष्यों की ओर ले जाता है। और डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन वो हर गतिविधि है जो इंसान को उस लक्ष्य से दूर खींचती है। लेकिन इसमें मुझे एक पेच नजर आ रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस का एक बहुत ही जटिल फाइनेंशियल मॉडल बनाने बैठा है। कोई मुश्किल काम। हाँ, और अचानक उसे लगता है कि उसका ईमेल इनबॉक्स बहुत अव्यवस्थित है और वो उसे साफ करने लग जाता है। अब ईमेल का जवाब देना तो काम का ही हिस्सा है ना, तो क्या वो डिस्ट्रैक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन वो व्यक्ति तो खुद को प्रोडक्टिव ही महसूस कर रहा होगा कि वो काम कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। इसे स्यूडो वर्क या छद्म काम कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। खतरनाक क्यों? क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो काम कर रहा है, जबकि असल में वो अपने सबसे जरूरी काम से भाग रहा होता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील देखना या वीडियो गेम खेलना नहीं है। मतलब अगर मुश्किल काम छोड़कर आसान काम कर रहे हैं तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। एकदम सही। अगर तय समय पर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट पर काम होना था, तो उस वक्त ईमेल का जवाब देना, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना लगे, एक डिस्ट्रैक्शन ही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या उस व्यक्ति को अपना काम करना नहीं आता? नहीं, कौशल की कमी नहीं है। इसके पीछे की असली वजह हमेशा कोई ना कोई अंदरूनी मनोवैज्ञानिक असहजता होती है, इंटरनल डिस्कम्फर्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि फोन, सोशल मीडिया या ये बेवजह के आसान काम सिर्फ एक पेन किलर की तरह है? पेन किलर, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। क्या होता है कि मुझसे ये नहीं होगा, तो क्या हम उसी दर्द को सुन करने के लिए ईमेल या फोन का पेन किलर मांगते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? जब भी इंसान किसी चुनौतीपूर्ण काम का सामना करता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर हल्का सा बढ़ता है, जो कि एक तनाव का हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, तो हमारा दिमाग इस असहजता से तुरंत बाहर आना चाहता है।
उसे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश होती है ताकि डोपामीन रिलीज हो सके। और वो तनाव कम हो सके। बिल्कुल। ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया खोलने से वो तुरंत डोपामीन मिल जाता है। समस्या वो स्मार्टफोन या वो ईमेल ऐप नहीं है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या वो तनाव और वो बोरियत है जिसका सामना करने से दिमाग घबराता है। जब तक उस दर्द की जड़ को नहीं समझा जाएगा, कोई चाहे कितने भी ऐप डिलीट कर ले, उसका दिमाग ध्यान भटकाने का कोई नया रास्ता खोज ही लेगा। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन इंसान की तो फितरत ही यही है ना कि वो दर्द से भागता है। हाँ, इवोल्यूशन ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो अगर हम मान भी लें कि समस्या तनाव और बोरियत की वो असहज भावना है, तो उसका सामना कैसे किया जाए? सच कहूं तो अगर काम बोरिंग है, तो बस एक जगह बैठकर उस बोरियत को झेलना तो किसी मानसिक प्रताड़ना जैसा लगता है। मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्या उस भावना पर लगातार फोकस करने से वो और ज्यादा हावी नहीं हो जाएगी? अक्सर लोग यही सोचते हैं कि इच्छाओं या ध्यान भटकने वाली भावनाओं से लड़ना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को जितना दबाया जाता है, वे उतनी ही ताकत से वापस आती हैं। यहीं पर अर्ज सर्फिंग नाम की तकनीक काम आती है। अर्ज सर्फिंग, ये क्या होता है? जब भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने की वो तीव्र इच्छा या अर्ज पैदा हो, तो इंसान को उससे लड़ना नहीं है, उसे बस 10 मिनट के लिए रुकना है। बस 10 मिनट? हाँ, इसे 10 मिनट का रूल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फोन उठाने या काम टालने से पहले खुद से कहना है, ठीक है, मैं ये फोन चेक करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद। तो उन 10 मिनटों में करना क्या है? क्या बस घड़ी की सुइयों को घूरना है? नहीं नहीं, उन 10 मिनटों में इंसान को एक वैज्ञानिक की तरह अपनी ही भावना का ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब खुद को महसूस करना है? बिल्कुल। ये महसूस करना है कि शरीर में क्या हो रहा है। क्या सांसें तेज हो रही हैं? क्या उंगलियों में बेचैनी है? अच्छा, तो इसीलिए इसे सर्फिंग कहते हैं, जैसे समुद्र की लहरों पर सर्फिंग की जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। कोई भी तीव्र इच्छा समुद्र की एक बड़ी लहर की तरह होती है। वो अचानक उठती है, बहुत बड़ी और डरावनी लगती है, एक शिखर पे पहुंचती है, और फिर अगर कोई इंसान बस उस लहर के ऊपर संतुलन बनाए रखे, तो कुछ ही मिनटों में वो लहर खुद ब खुद टूटकर शांत हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है। हाँ, जब हम 10 मिनट इंतजार करते हैं, तो 90% मामलों में वो तीव्र इच्छा अपने आप ही ठंडी पड़ जाती है। ये बात तो समझ में आती है कि हम अपने अंदर की भावनाओं की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उन पर तैरना सीख सकते हैं। बिल्कुल, यही इस तकनीक का सार है। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यावहारिक दुनिया में आए, मान लीजिए कोई इंसान इस अर्थ सर्फिंग में माहिर हो भी गया, वो अपनी बोरियत के साथ शांति से बैठना सीख गया, ठीक है। लेकिन उसका क्या जो बाहरी दुनिया लगातार हम पर हमले कर रही है? मेरा मतलब है, टेक कंपनियों में बैठे हजारों इंजीनियरों का तो काम ही यही है कि वो हमारे इस ध्यान और अर्ज सर्फिंग को कैसे भी करके तोड़े। हाँ, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। जब स्क्रीन पर अचानक से कोई लाल रंग का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तो अच्छों का ध्यान टूट जाता है। तो उसका क्या किया जाए? और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा पहलू शुरू होता है, एक्सटर्नल ट्रिगर्स। बाहरी दुनिया में जो चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं, उन्हें बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया। चालाकी से कैसे? सोशल मीडिया एप्स या न्यूज वेबसाइट्स वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। ये बिल्कुल एक कसिनो की स्लॉट मशीन जैसा है। अच्छा, जुआ खेलने वाली मशीन। हाँ, जब भी कोई इंसान स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए नीचे खींचता है, तो उसे नहीं पता होता कि अगली पोस्ट क्या होगी। कोई बहुत अच्छी खबर हो सकती है, कोई फनी वीडियो हो सकता है, या शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये अनिश्चितता दिमाग के लिए इतनी नशीली होती है कि इंसान चाहकर भी रुक नहीं पाता। एक अनियोजित क्लिक जो शायद 5 मिनट के लिए किया गया था, आसानी से 50 मिनट की बर्बादी में बदल जाता। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे पास एक फौलादी इच्छा शक्ति ना हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर ना हो, हम इन बाहरी ट्रिगर्स से जीत नहीं सकते? देखिए, विल पावर पर पूरी तरह निर्भर रहना कोई अच्छी रणनीति नहीं है। मुझे ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो। वो डाइटिंग पर है, लेकिन उसने अपने घर के फ्रिज को जंक फूड, चॉकलेट और आइसक्रीम से भर रखा है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब वो हर बार फ्रिज के पास से गुजरता है और अपनी इच्छा शक्ति पर जोर डालता है कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना। और एक ना एक दिन वो हार मान ही लेगा। हाँ, जब वो थका हुआ होगा या तनाव में होगा, उसकी इच्छा शक्ति टूट जाएगी और वो सब कुछ खा लेगा। क्या फोन के नोटिफिकेशंस के साथ भी यही होता है? ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। ईगो डिप्लीशन? हाँ,
हमारी इच्छा शक्ति कोई जादुई कुआं नहीं है जो कभी खाली नहीं होगा। ये एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों और तनाव के साथ खत्म होती जाती है। तो फिर समाधान क्या है अगर हम इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते? इच्छा शक्ति के भरोसे रहना हारने की सबसे पक्की रणनीति है। इसका समाधान है हैक बैक करना, यानी अपने माहौल को ही बदल देना। मतलब फ्रिज से जंक फूड हटा देना? बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में इसे फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करना कहते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने का रास्ता जितना मुश्किल बना देंगे, हमारा दिमाग उसे उतना ही कम इस्तेमाल करेगा। हाँ, फ्रिक्शन पैदा करने के कुछ व्यवहारिक तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत से तरीके हैं, जैसे जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें पूरी तरह डिलीट कर देना, जो जरूरी हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद कर देना। ये तो मैं भी करती हूँ, नोटिफिकेशंस म्यूट रखना। हाँ, ये बहुत कारगर है। इसके अलावा काम करते समय फोन को किसी दूसरे कमरे में रखना या कंप्यूटर पर वेबसाइट ब्लॉकर्स लगाना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। मतलब अगर चीज सामने नहीं है तो दिमाग में भी नहीं आएगी। एकदम सही। अगर फोन आंखों के सामने ही नहीं है तो दिमाग को उसे उठाने का ट्रिगर ही नहीं मिलेगा। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जहां सही काम करना सबसे आसान हो और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना सबसे मुश्किल काम हो। चलिए मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपना पर्यावरण एकदम साफ कर लिया, सारे ऐप डिलीट कर दिए, फोन दूसरे कमरे में रख दिया और अंदर की भावनाओं से लड़ना भी सीख लिया। बहुत अच्छी बात है, ये एक बड़ी जीत है। इससे काफी सारा समय और ऊर्जा बच जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय की कमी है, जबकि हकीकत में वे शारीरिक रूप से 10-10 घंटे डेस्क पर बैठे रहते हैं। तो इस बचे हुए समय और फोकस का सही निवेश कैसे किया जाए? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कैसी गलतफहमी? लोग अक्सर टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, जबकि असली खेल समय का है ही नहीं। असली खेल अटेंशन मैनेजमेंट का है। अटेंशन मैनेजमेंट मतलब ध्यान को मैनेज करना। हाँ, समय तो सबके पास 24 घंटे ही है। कोई इंसान 10 घंटे अपनी डेस्क पर बैठा हो सकता है, लेकिन अगर उसका ध्यान बार बार भटक रहा है, अगर वो शारीरिक रूप से वहां है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है, बिल्कुल, तो वो 10 घंटे किसी काम के नहीं है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। लेकिन हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी स्किल है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? हाँ, और इस स्विचिंग में अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज होती है। ये अटेंशन रेजिड्यू क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके ध्यान का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम पर ही अटका रहता है। आप पूरी तरह से नए काम पर फोकस नहीं कर पाते। ओ, तो इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और अटेंशन रेजिड्यू से बचने का तरीका क्या है? इसका सबसे कारगर तरीका है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग, ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही एक विशिष्ट काम के लिए बुक कर देना। जब काम का ब्लॉक हो तो सिर्फ काम, और जब आराम का समय हो? जब आराम का ब्लॉक हो तो पूरी तरह बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के आराम। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम आराम करते वक्त काम के बारे में सोचकर गिल्टी महसूस करते हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान इस तरह से बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के काम करता है तो उसे डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क? बिना भटकाव के किया गया 1 घंटे का डीप वर्क 3-4 घंटे के उथले या शालो काम से कहीं ज्यादा उत्पादक होता है। इसमें इंसान को अपने जीवन के 3 अहम हिस्सों के लिए समय को बॉक्स करना होता है। वो 3 अहम हिस्से कौन से हैं? स्वयं, काम और रिश्ते, मतलब सेल्फ, वर्क और रिलेशनशिप्स। ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर कहा जाता है कि जो चीज आपके कैलेंडर में नहीं है वो आपकी जिंदगी में भी नहीं है। एकदम 100% सच बात है ये। अगर किसी इंसान का कैलेंडर पूरी तरह खाली है तो वो आज़ादी नहीं है। एक खाली कैलेंडर तो उस खाली जमीन की तरह है जिसमें अगर इंसान अपनी मर्जी के बीज नहीं बोएगा तो डिस्ट्रैक्शन की घास फूस अपने आप उग जाएगी। बहुत ही खूबसूरत उपमा दी आपने। हाँ, क्योंकि घास फूस को उगने के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं होती ना। बिल्कुल सटीक बात है। इसे मनोविज्ञान में प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। प्री कमिटमेंट मतलब पहले से खुद से वादा कर लेना। हाँ, भावनाओं के हावी होने से पहले ही संकल्प ले लेना। अगर दिन की योजना पहले से नहीं बनाई गई है तो कोई ना कोई बाहरी ताकत उस दिन का कंट्रोल अपने हाथ में ले ही लेगी। जैसे कि कोई न्यूज अलर्ट या सोशल मीडिया या कोई और इंसान भी हो सकता है। ये तय करना कि मैं सुबह 9 से 11 बजे तक बिना फोन के अपना सबसे मुश्किल काम करूंगा, एक मजबूत प्री कमिटमेंट है। ये खाली जमीन पर अपनी पसंद का बीज बोने जैसा है।
अब तक की चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं है जिसका काम केवल उत्पादन करना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा ध्यान हमारे आसपास के लोगों, हमारे सबसे करीबी रिश्तों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। आज के दौर में फबिंग नाम का एक नया शब्द सुनने में आ रहा है। हाँ, फबिंग। यानी अपने सामने बैठे इंसान को इग्नोर करके फोन में लगे रहना। ये फबिंग आधुनिक रिश्तों में एक बहुत ही साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। साइलेंट किलर? हाँ, जब दो लोग साथ बैठे हों और उनमें से कोई एक लगातार अपनी स्क्रीन देख रहा हो, तो वो अनजाने में ही सामने वाले को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दे रहा होता है। क्या संदेश? यही कि इस स्क्रीन पर जो भी है वो तुम्हारे वजूद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाप रे, ये तो बहुत ही दर्दनाक है अगर इसे ऐसे सोचा जाए तो। बिल्कुल। इससे रिश्तों में भरोसा और जुड़ाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इंसान शारीरिक रूप से पास होकर भी मानसिक रूप से मीलों दूर होता है। तो इसका व्यवहारिक समाधान क्या है? इसका एक ही व्यवहारिक समाधान है, घर में नो फोन जोन्स तय करना। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय या बेडरूम में सोने से पहले फोन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। और ये बात बच्चों के मामले में तो और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। बच्चों पर तो इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। जब माता पिता खुद अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब एक माता या पिता किसी रोते हुए या परेशान बच्चे को शांत करने के लिए या बस उसे चुप कराने के लिए तुरंत उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा देते हैं। ये तो आजकल हर घर की कहानी हो गई है। क्या ये बच्चों को एक तरह का डिजिटल पैसिफायर देने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। बचपन में दिमाग का बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है। जब माता पिता बच्चे को रोने से रोकने के लिए तुरंत स्क्रीन थमा देते हैं तो वो अनजाने में उस बच्चे के भावनात्मक विकास को रोक रहे होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट रुक जाता है। हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, असली समस्या बोरियत या तनाव है। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ये सिखा दिया जाए कि जब भी तुम बोर हो या उदास हो तो बस ये चमकदार स्क्रीन देख लो, तो वो बच्चा कभी अपनी मुश्किल भावनाओं का सामना करना सीख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो कभी वो अर्ज सर्फिंग नहीं सीखेगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, यानी हम खुद उन्हें जीवन भर के लिए डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बना रहे हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन हाँ, क्योंकि बड़े होने पर जब उन्हें असली तनाव होगा तो वे तुरंत किसी ना किसी स्क्रीन या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागेंगे। बिल्कुल। हम बच्चों के इस क्षमता को हमेशा के लिए अपंग कर रहे हैं। हाँ, बच्चे सुनते कहाँ हैं? क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं और कॉपी ज्यादा करते हैं। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिस्ट्रैक्टेबल बने तो उन्हें खुद रोल मॉडल बनना होगा। घर का माहौल बदलना होगा। हाँ, घर का माहौल ऐसा बनाना होगा जहां डीप फोकस वाली गतिविधियों को बढ़ावा मिले, जिसे साथ बैठकर किताबें पढ़ना, बोर्ड गेम खेलना या बाहर प्रकृति में समय बिताना। ये बहुत जरूरी है। सबसे कीमती चीज जो इंसान अपने अपनों को दे सकता है वो कोई महंगा तोहफा नहीं, बल्कि उसका 100% बिना बटा हुआ ध्यान है, अनडिवाइडेड अटेंशन। हमने अब तक की इस यात्रा में लगभग हर पहलू को छुआ है। हमने अंदर की भावनाओं की लहरों को सर्व करना सीखा, बाहरी माहौल के फ्रिक्शन को समझा, कैलेंडर में टाइम बॉक्सिंग सीखी और रिश्तों में फोकस वापस लाने की अहमियत को देखा। हाँ, हमने काफी सारी टेक्निकें कवर कर ली हैं। लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल ये उठता है कि ये सब तकनीकें कुछ दिन तो बहुत अच्छी लगती हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, नए साल का संकल्प लेते हैं और फिर एक हफ्ते बाद वापस उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला सिंड्रोम। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को जीवन भर की स्थायी आदत कैसे बनाया जाए? ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और निर्णायक हिस्सा है। कोई भी बदलाव तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक वो हमारी आइडेंटिटी या हमारी पहचान का हिस्सा न बन जाए। आइडेंटिटी मतलब हम खुद को क्या मानते हैं? हाँ, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा अपने उस स्वरूप के अनुरूप ही काम करता है जो उसने अपने दिमाग में बना रखा है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति अंदर से ये मानता है कि मैं तो बहुत आलसी हूं या मेरा तो ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, तो उसका दिमाग अवचेतन स्तर पर ऐसे ही फैसले लेगा जो इस बात को सच साबित करें। सबकॉन्शियस लेवल पर? बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता हो। हाँ, बताइए। जब उससे कोई सिगरेट ऑफर करता है तो अगर वो कहे कि नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है। एकदम सही। उसके वापस हार मानने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो सीधा कहे कि मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं, तो बात ही खत्म हो जाती है। उसने अपनी पहचान ही बदल ली। यही तो मैजिक है आइडेंटिटी चेंज का। एक गैर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट पीता ही नहीं है, इसलिए वहां इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती।
क्या डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ लड़ाई में भी यही मनोविज्ञान काम करता है? बिल्कुल सटीक। कोशिश करने और वैसा बन जाने में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन पहचान हमेशा बनी रहती है। इसलिए अंतिम और सबसे बड़ा कदम है अपनी पहचान को बदलना। खुद को ये याद दिलाना कि मैं एक इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूं। मैं अपने ध्यान को कंट्रोल करती हूँ। हाँ, जब कोई इंसान ये पहचान अपना लेता है तो उसे बस अपने ही दिमाग को छोटे छोटे सबूत देने होते हैं, माइक्रो एविडेंस। वो कैसे? अगर किसी ने 30 मिनट बिना फोन के पूरा ध्यान लगाकर काम किया तो ये उस नई पहचान के लिए एक वोट है, एक सबूत है कि हाँ, मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल हूं। और अगर कभी गलती हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है ना, कभी ना कभी ध्यान भटकेगा ही। इंसान होने के नाते गलतियां होंगी ही, लेकिन जो व्यक्ति खुद को इनडिस्ट्रैक्टेबल मानता है वो गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आत्मकरुणा दिखाता है, सेल्फ कंपैशन। हाँ, वो खुद को जल्दी से माफ करता है और वापस अपने टाइम बॉक्स में लौट आता है। जो लोग खुद को कोसते हैं वे उसी तनाव के चक्र में फंसकर फिर से डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं, क्योंकि वो फिर से उसी डिस्कम्फर्ट से भागने लगते हैं। बिल्कुल। आदतें कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जीवन शैली है। हम वो ही बन जाते हैं जो काम हम बार बार करते हैं। एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के सार को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि डिस्ट्रैक्शन हमारी बाहरी दुनिया की समस्या से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया की चुनौती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। फोन या सोशल मीडिया तो सिर्फ वो उपकरण है जो हमारी अंदरूनी बोरियत और असहजता का फायदा उठाते हैं। जब तक हम अपने अंदर उठने वाले ट्रिगर्स का सामना करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी ताकतों को सौंपते रहेंगे। बिल्कुल। माहौल को बदलना, सिस्टम बनाना और सबसे बढ़कर अपनी पहचान को बदलना ही वो असली हथियार हैं जिनसे हम अपना ध्यान और अपनी जिंदगी दोनों वापस पा सकते हैं। और इसी के साथ मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक और भविष्य से जुड़ा सवाल रखना चाहूंगा। जरूर बताइए। आज हम स्मार्टफोन और साधारण ऐप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, आने वाले भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हमारे जीवन में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे, ओह, एआई और वीआर। हाँ, तब वे सिस्टम हमारे ध्यान को खींचने के लिए आज से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वो हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को हमसे भी बेहतर जानने लगेंगे। ये तो सच में डरावना है। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि भविष्य की दुनिया में पैसा, ज्ञान या डिग्रियां नहीं, बल्कि एक इंसान का अटूट फोकस, उसका अनब्रेकेबल फोकस ही इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे दुर्लभ और सबसे ताकतवर करेंसी बन जाएगा? उफ, ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। क्या भविष्य में इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उसका वो ध्यान होगा जिसे कोई एल्गोरिदम चुरा ना सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। चॉइस हमारी है। हाँ, ये तय करना हमारे ही हाथ में है कि हमें अपने जीवन की दिशा खुद चुननी है या इसे डिस्ट्रैक्शंस के हवाले कर देना है। आज ही अपने ध्यान के सच्चे मालिक बनिए। इस लंबी और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपने अटूट फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।